दोस्ती तो हजारों से किया, लेकिन मुसीबत में कोई साथ नहीं दिया। तो सुन, अब कर ले इन किताबों से दोस्ती, कोई तेरा साथ दे या ना दे, ये किताबें हमेशा तुम्हारी साथ देगी, एग्जाम हो या कोई मुसीबत। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल माजिद स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। आपके एग्ज़ाम और आपके बीच बस कुछ दिनों का फासला बचा हुआ है। 14 फरवरी बस आने को है और आपको एग्जाम में अपना परफॉर्मेंस अच्छा करके दिखाना है दोस्तों, इसी के लिए हम भी आ चुके हैं। जैसे कि आपको पता होगा, हम पिछले वीडियो में नन हिंदी क्लास 10 का चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 12 तक के जितने भी बेसिक पॉइंट थे वो हम आपको बता दिए थे। और आज की वीडियो में हम चैप्टर 13 से लेकर चैप्टर 23 तक के जितने भी बेसिक पॉइंट बनते हैं उनसे, जहां से आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं, उन सभी पॉइंट पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, जिस तरह से वो वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, उसी तरह से ये भी वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक, आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार से इसमें सेट किया गया है पॉइंट कि आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। आपको जो एनसीईआरटी बुक है नन हिंदी का क्लास 8 का, आप उस बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो आपका बहुत सारा समय बर्बाद होगा। हम किस लिए हैं दोस्त? हम बुक के लाइन बाय लाइन पढ़ करके वहाँ से जो पॉइंट बनते हैं उसे पॉइंट वाइज इसमें नोट किए हैं। बस आप इसको एक बार लास्ट तक देख लीजिए। चैप्टर वाइज जितने भी पॉइंट हैं ना, सभी आपके क्लियर हो जाएंगे। हो सके तो आप इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। एग्ज़ाम वाली रात, काली रात में से पढ़ना है दोस्त। जैसे कल आपका एग्ज़ाम है नन हिंदी का, आज रात में इसको पढ़िए, बहुत मज़ा आ जाएगा सुबह एग्ज़ाम देने में। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। बहुत बातचीत कर लिए आपके साथ। देखते हैं आज का चैप्टर 13वां जो है दीदी की डायरी। दोस्तों, चैप्टर 13 जो है वो है दीदी की डायरी। दीदी की डायरी से क्या क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बन जाते हैं, देखेंगे उन्हें। दोस्तों, एक बात बता देते हैं, यहाँ पे बहुत सारा पॉइंट है, हम धराधर आपको बताने का प्रयास करेंगे। समझाने की बात तो हम थोड़ा थोड़ा करेंगे दोस्त, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा लगेगा। चलिए देखते हैं पहला पॉइंट, दीदी की डायरी। दीदी की डायरी के जो लेखक हैं, दीदी की डायरी के जो लेखक हैं वो हैं पापू बिसा। पापू बिसा का मतलब हुआ पाठ्य पुस्तक विकास समिति। दोस्तों, इसकी विद्या का नाम है डायरी। दोस्तों, दीदी की डायरी का जो विद्या है वो ना तो कविता है, ना कहानी है, ना निबंध है, ये क्या है? डायरी है। दोस्तों, चलिए आगे की पॉइंट को देखने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आगे की पॉइंट आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है कि रोज नामचा। रोज नामचा का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों, रोज वाली काम, जो काम हम रोज करते हैं उसे रोज नामचा के नाम से जाना जाता है। आगे है डायरी में लिखा जाता है। दोस्तों, डायरी में क्या क्या लिखा जाता है? तो दोस्तों, डायरी में लिखा जाता है दिन भर की घटना को, रोज की दिनचर्या को, हम रोज क्या क्या करते हैं उन सभी बातों को डायरी में लिखा जाता है। आगे है किसी के साथ हुए वार्तालाप को, बोले तो बातचीत को। दोस्तों, डायरी में क्या क्या लिखते हैं? दिन भर की घटनाओं को लिखा जाता है। आप दिन भर में किन से मिले, कहाँ मिले, कब मिले, कितने बजे मिले, किस तारीख को मिले, ये सारी बातें डायरी में लिखा जाता है। और दीदी की डायरी कौन पढ़ी थी? संजू ने दीदी की डायरी पढ़ी थी। और संजू को भी डायरी लिखने का मतलब शौक जगा, प्रेरणा मिला। लेकिन याद रहे कि संजू अपनी दीदी की डायरी इसलिए पढ़ी ताकि वो डायरी को लिखना सीखे। लेकिन संजू को जो डायरी लिखने की संजू को जो डायरी लिखने की प्रेरणा मिली वो गांधी जी के
सत्य के प्रयोग वाला जो पुस्तक था उन्हें पढ़ने के बाद संजू को डायरी लिखने की इच्छा हुई, लेकिन डायरी कैसे लिखे इसके लिए उन्होंने दीदी की डायरी पढ़ी थी। आगे की पॉइंट को देखते हैं दोस्तों। आगे की पॉइंट आपके सामने आ चुका है कि सत्य के प्रयोग के लेखक कौन है? तो गांधी जी। दोस्तों सत्य के प्रयोग के लेखक हैं गांधी जी, और इसी बुक को संजू ने पढ़ी थी। जब संजू ने सत्य के प्रयोग के जो बुक हैं गांधी जी के, उन्हें जब पढ़ी तो उन्हें अच्छा लगा और उन्हें भी डायरी लिखने का मतलब क्या बोलते हैं, इच्छा हुई। तो इच्छा हुई तो वो डायरी कैसे लिखेगी, कहाँ से शुरू करेगी, इसके लिए उन्होंने अपनी दीदी की डायरी पढ़ी। इसीलिए इस चैप्टर का नाम यानी टाइटल दीदी की डायरी रख दिया गया। दोस्त आगे है संजू के बारे में कि संजू कैसी लड़की है। तो दोस्तों संजू कैसी लड़की है आपको पता नहीं होगा शायद, और पता हो भी सकता है। संजू कैसी लड़की है? तो छोटी सी लड़की है लेकिन बड़ी सयानी है। संजू कैसी लड़की है? छोटी सी लड़की है लेकिन बड़ी सयानी है। वर्ग 8 में पढ़ती है। किताब पढ़ने का बहुत शौक है संजू को। संजू कक्षा 8 में पढ़ती है और किताबें पढ़ने का बहुत शौक है उन्हें। हंसमुख स्वभाव की है, हंसमुख स्वभाव की है संजू, बहुत ही प्यारी लड़की है। उपहार में किताब मिलता था उन्हें। संजू जब उपहार में संजू को कोई कुछ देने जाता था तो सबको पता था कि संजू को किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, तो संजू को सब कोई गिफ्ट में, उपहार में किताब ही दिया करते थे। आगे की पॉइंट को देखते हैं दोस्तों। आपसे सब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकता है कि संजू कैसी लड़की थी। तो दोस्तों ये सब बातें आपको लिख देना है कि संजू हंसमुख यानी हंसता हुआ चेहरा, खिलखिलाता हुआ चेहरा, मतलब क्या बोलते हैं, एक छोटी सी लड़की बड़ी सयानी, किताबें पढ़ने का बहुत शौक था इन्हें। इन्होंने गांधी जी के सत्य के प्रयोग वाला जो किताब है उन्हें पढ़ी। उन्हें पढ़ने के बाद इन्हें भी प्रेरणा मिली कि हम भी डायरी लिखेंगे, लेकिन डायरी कैसे लिखे ये इन्हें पता नहीं था, तो फिर इन्होंने दीदी की डायरी को पढ़ी। आगे है कि संजू पिकनिक मनाने गई थी। दोस्तों संजू पिकनिक मनाने गई थी 3 जनवरी 1997। दोस्तों 3 जनवरी 1997 संजू पिकनिक मनाने गई, ये बात डायरी में लिखी थी वो। आगे है संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा। दोस्तों संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिली? तो दोस्तों गांधी जी से मिली थी। संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिली थी? गांधी जी से मिली थी। और संजू का हौसला बढ़ाया था माता पिता ने। दोस्तों संजू का जो हौसला है वो माता पिता ने बढ़ाया था। ठीक है कि तुम डायरी लिखना चाहती है तो लिखो, अच्छी बात है। और उसके मम्मी पापा ने उसे डायरी ला के दिया और उन्होंने लिखने का शुरुआत भी किया। तो दोस्तों दीदी की डायरी से ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है और इस पॉइंट को अपने कॉपी में नोट कीजिए। चलिए अब देखते हैं हम 13 के बाद 14 चैप्टर जो है वो क्या है। दोस्तों आपके सामने आ चुका है 14वां चैप्टर आपके नन हिंदी का, जिसका नाम है पीपल। दोस्तों पीपल से संबंधित जो पीपल एक चैप्टर है 14 नंबर में, वो एक कविता है। दोस्तों इसे हम देखेंगे, इससे क्या क्या ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। दोस्तों पहला पॉइंट जो मतलब आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, पहला पॉइंट क्या है कि लेखक यानी पीपल के जो लेखक हैं वो कौन हैं? तो इसके लेखक हैं गोपाल सिंह नेपाली। आगे है कि विद्या विद्या का नाम क्या है? दोस्तों पीपल जो विद्या है, मतलब पीपल जो चैप्टर है वो क्या है, कहानी है, निबंध है, क्या है? तो दोस्तों वो कविता है। और ये कविता किस प्रकार का है? छायावादी कविता है। दोस्तों इस पॉइंट को नोट कीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पीपल है वो पीपल कविता जो है वो किस वादी के हैं? तो छायावादी के हैं। आगे है आपका पॉइंट, हम आगे दिखाने का प्रयास करते हैं आपको कि क्या क्या है आगे। थोड़ा सा आप देखने का प्रयास कीजिए। इधर कह रहा है पीपल का पेड़ क्या है? मानव के लिए अति उपयोगी है। दोस्तों पीपल का जो पेड़ है वो मानव के लिए अति उपयोगी है। दोस्तों इस कविता में पीपल का जो पेड़ है उसकी महत्वपूर्णता को बताया गया है कि पीपल का पेड़ एक मानव के लिए यानी मानव जाति के लिए कितना उपयोगी है। दोस्तों इसमें बताया गया है कि जो पीपल का पेड़ है वो मानव के लिए ऑक्सीजन गैस छोड़ता है, जिसे लेकर मानव जीवित रहता है। दोस्तों पीपल का पेड़ जो है वो पूजनीय है। पीपल का पेड़ 24 घंटा ऑक्सीजन गैस छोड़ती है और मानव उसे सांस के रूप में लेता है और जीवित रहता है। तो दोस्तों पीपल का पेड़ पूजनीय लायक है, यानी उसे पूजा जाता है हिंदू धर्म में। आगे के पॉइंट को देखते हैं कि पीपल वृक्ष का स्थान
पूजनीय है। दोस्तों अभी हम आपको तुरंत बताएं कि पीपल वृक्ष का जो स्थान है वो पूजनीय है। क्यों पूजनीय है? क्योंकि वो मानव जाति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे है पीपल का पेड़। पीपल का पेड़ ऑक्सीजन गैस को छोड़ता है। पीपल का पेड़ ऑक्सीजन गैस को छोड़ता है। आगे की पॉइंट को देखने का प्रयास करते हैं। दोस्तों आप हमारी बातों पे ध्यान दीजिएगा, हम जो भी बात आपको बताते हैं उन पे थोड़ा गौर फरमाइएगा दोस्त। आगे बोलता है पीपल कविता में प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन है। यानी पीपल कविता जो है, पीपल कविता, इसमें किसका वर्णन किया गया है? तो प्राकृतिक सौंदर्य का, यानी नेचुरली जो दिखावटी है, मतलब जो आसपास की बाग बगीचे हैं उन्हें देखने में जो मतलब क्या कहते हैं, सौंदर्य देखने के लायक जो है, मतलब कुछ अजीब टाइप का नजर आता है, इन सभी का वर्णन इस पीपल कविता में किया गया है। आगे है कि पक्षियों का गायन आरंभ होता है। यानी पक्षी कब गाने शुरू कर देते हैं? तो दोस्तों बरसात में। दोस्तों जब बारिश की रिमझिम बूंदे जमी पे गिरती है तो उस समय पंछी अपने सुर में गाने लगती है। आगे है पावस का अर्थ होता है। दोस्तों इस कविता में पावस शब्द का प्रयोग किया गया है और आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि पावस का मतलब क्या होता है? दोस्तों वर्षा होता है। आगे है कानन का अर्थ क्या होता है? दोस्तों कानन का अर्थ होता है जंगल। कानन का अर्थ होता है जंगल, पावस का अर्थ होता है वर्षा। आगे की पॉइंट को देखने का प्रयास करते हैं। दोस्तों आगे की पॉइंट आपको दिख रहा है कि तमाल। तमाल का अर्थ क्या होता है? एक सदाबहार पेड़। आगे है वल्लड़ी। वल्लड़ी का अर्थ क्या होता है? लता होता है। आगे है वसुधा। वसुधा का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों वसुधा का अर्थ होता है पृथ्वी। दोस्तों यहाँ से ये पीपल वाला जो भी पॉइंट था वो हम आपको बता दिए। दोस्तों यहाँ से कुछ पॉइंट आप नोट कीजिए कि पीपल एक कविता है जिसके लेखक गोपाल सिंह नेपाली हैं और इसमें पीपल का जो पेड़ है उसकी विशेषताओं को बताया गया है कि वो मानव जाति के लिए किस प्रकार मतलब बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण है। दोस्तों यदि आपको सब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि पीपल का पेड़ मानव जाति के लिए क्यों आवश्यक है, तो दोस्तों आप उसमें लिख देना है कि पीपल का जो पेड़ है वो मानव के लिए 24 घंटे ऑक्सीजन गैस को छोड़ता है जिसे सांस के रूप में मानव लेता है और जीवित रहता है। और पीपल का पेड़ पूजनीय लायक है, यानी उसे पूजनीय समान है, भगवान समान है। दोस्त जिस तरह से भगवान को पूजते हैं ना, उसी तरह से पीपल का पेड़ को पूजा जाता है। दोस्तों ये सब सब्जेक्टिव में आपका काम आएगा जो हम अभी आपको बताएं। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब आपके सामने आ चुका है चैप्टर 15 जिसका नाम है दीनबंधु निराला। दीनबंधु निराला। अभी हम 13वां चैप्टर देखे दीदी की डायरी और 14वां चैप्टर देखे पीपल जो कि कविता था और दीदी की डायरी था। अभी है आपके सामने दीनबंधु निराला। दीनबंधु निराला 15वां चैप्टर। इससे जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन दीनबंधु निराला के बारे में थोड़ा सा बेसिक लेक्चर सुन लीजिए जहां से आपका सब्जेक्टिव में काम बन जाएगा। तो दोस्तों दीनबंधु निराला, दीन का मतलब होता है गरीब, बंधु मतलब भाई, यानी दीनबंधु निराला यानी गरीबों का, जिसे बोलते हैं ना गरीबों का मसीहा, गरीबों का मददगार, जो गरीबों का हिफाजत करे, गरीबों को ढूंढ ढूंढ कर उनको मतलब गरीबों की हिफाजत करे। गरीब जो मतलब बेसहारा लोग होते हैं, सड़क पे भटकते रहते हैं, उन्हें खोज खोज कर उनकी उम्मीदों को पूरा करना, उन्हें क्या चीज़ की ज़रूरत है उनसे पूछना और उन्हें देना। ऐसा इस दुनिया में कोई करने वाला आज के युग में नहीं मिलेगा दोस्त। लेकिन ये हम बता रहे हैं कुछ अजीबो गरीब इंसान के बारे में जिसका नाम है, क्या आपको पता नहीं होगा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने गरीबों के लिए मतलब अपनी तो छोड़ो, अपने बारे में तो इन्हें कुछ ख्याल नहीं कि खुद क्या करे, लेकिन इन्हें गरीबों का टेंशन रहता था। दोस्त हम देखेंगे पॉइंट वाइज जो कंसेप्ट होगा हम आपको बताते चलेंगे। पहले हम देखते हैं कि दीनबंधु निराला के जो लेखक हैं वो हैं कौन? आचार्य शिव पूजन सहाय। दोस्तों इस चैप्टर में आचार्य शिव पूजन सहाय के बारे में चर्चा नहीं किया गया है, बल्कि आचार्य शिव पूजन सहाय ने दीनबंधु निराला बोले तो सूर्यकांत त्रिपाठी का विशेषता को बताने का प्रयास किया है। तो दीनबंधु निराला के लेखक हो गए आचार्य शिव पूजन सहाय। विद्या का नाम हो गया संस्मरण। क्या हो गया? संस्मरण विद्या का नाम। आगे दीनबंधु निराला
उपनाम है। दोस्तों दीनबंधु निराला किसे कहते हैं? तो दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी को, यानी सूर्यकांत त्रिपाठी इसका ओरिजिनल नाम हुआ। सूर्यकांत त्रिपाठी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने गरीबों की मदद की है, बेसहारा लोगों की मदद की है। इसीलिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को दीनबंधु यानी गरीबों का भाई कहा गया। दोस्तों आप समझ सकते हैं। अब इस को हम थोड़ा सा ऊपर करके आपको और भी पॉइंट दिखाने का प्रयास करते हैं। आगे है आपके सामने कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को दीनबंधु निराला कहा जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को दीनबंधु निराला कहा जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला क्या थे? तो दोस्तों कवि थे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बोले तो दीनबंधु निराला क्या थे? कवि थे। दोस्तों इसका नाम तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे, लेकिन इन्हें एक व्यक्ति रहीम, क्या नाम है? रहीम, कवि रहीम ने सूर्यकांत को दीनबंधु निराला कहा। क्यों कहा? क्योंकि कवि रहीम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को देखते थे कि मतलब ये जो है ना गरीबों के लिए ही बना है, ऊपर वाले इसे गरीबों के लिए ही बनाया है। दोस्तों इनका काम ही था गरीबों का मदद करना। इसीलिए कवि रहीम ने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को दीनबंधु निराला कहा। जबकि इसके लेखक कौन हैं? आचार्य शिवपूजन सहाय। आचार्य शिवपूजन सहाय सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे की पॉइंट आपको नजर आ रहे हैं कि आपका जो अगला पॉइंट है वो है निराला को दीनबंधु इसलिए कहा क्योंकि, निराला को यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को दीनबंधु इसलिए कहा क्योंकि निराला जी दीन प्रीतों को खोज खोज कर सेवा सहायता किया करते थे। दोस्तों निराला जी क्या करते थे? दीन प्रीतों को यानी गरीब बेसहारा लोगों को खोज खोज कर उनकी सेवा सहायता किया करते थे। इसीलिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को दीनबंधु निराला कहा गया कवि रहीम के द्वारा। और ये सब बात कौन बता रहे हैं? आचार्य शिवपूजन सहाय। किसमें? तो इस संस्मरण में। ये क्या है? संस्मरण है, कविता नहीं है दोस्त। आगे है निराला जी सच में क्या थे? तो दीन दुखियों के मित्र थे। दीन दुखियों के मित्र थे। बंधु मतलब वही भाई, मित्र। दीनबंधु निराला यानी दीनबंधु यानी गरीबों का भाई, मित्र जो कहते हैं। आगे है निराला जी का मातृभाषा। दोस्तों निराला जी का मातृभाषा क्या था? हिंदी था। दोस्तों निराला जी का मातृभाषा हिंदी था, लेकिन निराला जी बोले तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बंगाली भाषा भी बहुत ही अच्छे से बोल लेते थे। और बंगाली समाज के लोग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को रविन्द्रनाथ टैगोर समझ लेते थे कि ये रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। और रविन्द्रनाथ टैगोर जो गीत गाए हैं आमार सोनार बांग्ला, बंगाली समाज के लोग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को रविन्द्रनाथ टैगोर समझकर उन्हें कहते थे उन्हीं गीतों को गाने के लिए, रविन्द्रनाथ टैगोर के गीतों को गाने की आप तो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। जबकि ये रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं थे, ये तो दीनबंधु का मित्र था दोस्त, यानी दीन प्रीतों का मित्र था। तो दोस्तों निराला जी का जो मातृभाषा है वो आपका हिंदी था, लेकिन ये बंगाली भी खूब बोलते थे, जिसके कारण बंगाल समाज के लोग इन्हें बहुत ही पसंद करते थे और इन्हें रविन्द्रनाथ टैगोर भी कहा जाता था उनके द्वारा। आगे की पॉइंट को देखते हैं दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ से कि निराला जी के दोस्तों अब निराला जी यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की खूबियों के बारे में थोड़ा जानते हैं, उनके चेहरों के बारे में। तो ये किस प्रकार के थे? तो दोस्तों इसके घुंघराले बाल थे, यानी घुंघराले बाल समझते हैं ना आप, घुंघराले बाल थे। उसका छोटा मुख था, पतली होंठ थी और चौड़ी छाती थी। दोस्तों छाती चौड़ी थी और छोटा मुख था, घुंघराले बाल थे। किसके? निराला जी के। और दोस्तों बहुत ही हट्टा कट्ठा लंबे थे लोग, लेकिन ये इतने सुंदर थे कि मतलब देखने में बहुत अच्छे लगते थे दोस्त। लेकिन ये कभी भी स्त्री की ओर नज़र से भी नहीं देखा। अगर स्त्री इसके सामने से गुजरती थी तो ये स्त्री को नज़र उठाकर भी नहीं देखता था। बस ये सिर्फ गरीबों को खोज कर उनकी मदद करने का प्रयास करते थे। नारी पर इनका कोई ध्यान नहीं था दोस्त, आप समझ सकते हैं इन बातों को। आगे है
निराला जी दूर रहते थे, निराला जी दूर रहते थे विषय वासना से। वही दोस्त, विषय वासना यानी नारी से, इन लोगों से ये दूरी बनाकर रखते थे। आगे है बेलूर मठ। बेलूर मठ कहाँ है दोस्तों? कोलकाता में है। बेलूर मठ कहाँ है? कोलकाता में है। दोस्तों बेलूर मठ में जब पूजा याचना किया जाता था तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों की भीड़ लगता था। वहाँ पे जाकर ये निराला जी, बोले तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जाकर गरीबों के लिए खाने पीने की सामान को इकट्ठा करता था और उन सभी को खिलाता था। तो बेलूर मठ कहाँ है पूछा जाता है आपके एग्जाम में? कोलकाता में है। आगे है बंगाली समाज के लोग निराला जी को, बंगाली समाज के लोग निराला जी को रविन्द्रनाथ टैगोर कहते थे। अभी हम तुरंत आपको बताए थे कि बंगाली समाज के लोग रविन्द्रनाथ टैगोर मतलब निराला जी को रविन्द्रनाथ टैगोर समझते थे। बस यहाँ से ये ख़त्म हुआ। देखते हैं अब अगला चैप्टर। दोस्तों अब आपके सामने आ चुका है 16वां चैप्टर नन हिंदी का, जिसका नाम है खेमा। दोस्तों अभी हम लोग खेमा के बारे में पढ़ेंगे। खेमा चैप्टर में किसके बारे में हम लोग को पढ़ने मिलेगा? तो दोस्तों हम बता दें कि खेमा में बाल मजदूरी का करारा प्रहार किया गया है। दोस्तों विरोध किया गया है बाल मजदूरी का। खेमा कहानी है एक तरह का, एक कहानी है बाल मजदूरी का। खेमा कहानी जो है वो बाल मजदूरी का है। इसमें हम लोग देखेंगे किस प्रकार खेमा के पिता आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण खेमा को एक होटल में बेच देता है और खेमा होटल में दिन रात काम करता है। पैर में चप्पल नहीं होता है, छाले पड़ जाता है पैर में। जब खेमा अपने मालिक से चप्पल मांगने की बात करता है कि मालिक साहब चप्पल दे दो, पैर में चप्पल नहीं है, तो दोस्तों उसका मालिक उसे बहुत ही मतलब गुस्से में आकर बोलता है कि तुम्हारे सिर पर एक चप्पल दे दूंगा। चप्पल लेने आया बड़ा। दोस्तों बहुत ही भयानक मार्मिक कहानी है दोस्त। इसे पढ़ने के बाद आंख में आंसू आ जाता है। दोस्तों इस कहानी के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से क्या क्या हुआ था। दोस्तों खेमा को दरअसल स्कूल जाने का बहुत शौक था। खेमा को स्कूल जाने का बहुत शौक था, लेकिन उसके पिता उसे होटल में बेच दिया था कुछ पैसों के लालच में। करता भी क्या बेचारा, मजबूरी था, आर्थिक स्थिति से उसके पास पैसा नहीं था तो क्या करेगा, खेमा को बेच दिया था होटल में। चलिए देखते हैं इसका पॉइंट को। दोस्तों यहाँ से पहला पॉइंट है कि खेमा कहानी के जो लेखक है वो कौन है? तो पापू बीसा है। खेमा कहानी के लेखक कौन है? पापू बीसा हैं। आगे की पॉइंट को देखते हैं कि इसकी विद्या का नाम क्या है। दोस्तों कहानी है और ये बाल मजदूरी है। ये कहानी कैसी है? तो बाल मजदूरी पर आधारित है। आगे की पॉइंट को देखते हैं। गरीबी के कारण खेमा के पिता खेमा को बेच दिया था। गरीबी के कारण खेमा के पिता खेमा को बेच दिया था। आगे की पॉइंट को देखने का प्रयास करते हैं। दोस्तों आगे का पॉइंट आपको नजर आ रहा है कि खेमा को बेचा गया कसारा के यहाँ। दोस्तों कसारा कौन है? तो होटल मालिक है। कसारा क्या करते थे? दोस्तों होटल चलाते थे कसारा। किसका? तो चाय का। दोस्तों खेमा के पिता गरीबी के कारण खेमा को कसारा के यहाँ बेच दिया। कसारा क्या करते थे? तो दोस्तों होटल चलाते थे, यानी चाय वगैरह बेचते थे। आगे है खेमा कहाँ काम करता था? खेमा कहाँ काम करता था? तो कसारा के होटल में काम करता था। खेमा कहानी का मुख्य पात्र कौन है? खेमा है। खेमा कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो खेमा है। दोस्तों एक बात हम बता दें कि खेमा को उसके पिता गरीबी के कारण कसारा के होटल में बेचा था और वहाँ पे खेमा काम करता था और उसी बीच में बहुत सारा दुख दर्द सहना पड़ा खेमा को। और उसी बीच में लेखक उसी दुकान में यानी उसी होटल में लेखक चाय पीने जाते हैं और लेखक खेमा के बारे में मतलब जानने का प्रयास करता है। कुछ खेमा से पूछता है बातें और कुछ लेखक उनकी हरकतों से पता कर लेता है कि ये कितना मजबूर है। और लेखक खेमा को अपने पैसों से खेमा को छुड़ाकर स्कूल में नामांकन करवा देता है। उसके बाद फिर खेमा पढ़ने लगता है। तो दोस्तों मतलब हम यहाँ से देखते हैं कि मतलब और भी क्या क्या पॉइंट है जहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। दोस्तों देख सकते हैं आप यहाँ पे कि खेमा कहानी में वर्णन है बाल मजदूरी का। दोस्तों खेमा कहानी में वर्णन है बाल मजदूरी का। खेमा के पिता का आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय है। खेमा के पिता का आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय है। खेमा को फटकारा गया चप्पल मांगने पर।
खेमा को फटकारा गया चप्पल मांगने पर। जब खेमा अपने मालिक से चप्पल मांगता है कि पैर में छाले पड़ गए हैं मालिक साहब, एक चप्पल दे दो, तो कसारा खेमा को गुस्से में बोलता है कि तुम्हारे सिर पर चप्पल रख दूंगा, अभी अपने काम कर, बड़ा आया चप्पल पहनने वाला। ये सब दुख दर्द को खेमा बर्दाश्त करके उसके होटल में काम करता था। क्यों? क्योंकि उसे बेचा गया था उसके पिता के द्वारा। मजबूरी में वो क्या करता, हम अभी आपको बताए थे कि उसी होटल में लेखक चाय पीने आता है और खेमा को छुड़ा कर लेके जाता है, स्कूल में नामांकन करवा देता है। आगे देखते हैं। आगे की पॉइंट आप देख सकते हैं कि खेमा 8-9 वर्ष का बाल श्रमिक है। खेमा 8-9 वर्ष का बाल श्रमिक है। यानी खेमा के बारे में आपको यहाँ पे कुछ बातें लिखा हुआ है कि खेमा 8-9 वर्ष का बाल श्रमिक है। बाल मतलब बच्चा, श्रमिक मतलब मजदूर, यानी छोटा सा बच्चा मजदूर है 8-9 वर्ष का। आगे है 3.5 फीट लंबा है। खेमा की जो लंबाई है 3.5 फीट। उसके बाद तुतली बोली बोलता है। तुतली बोली बोलने वाला ये लड़का है। दोस्तों आपको यहाँ से पूछ सकता है कि खेमा की उम्र क्या होगी, तो दोस्तों 8 से 9 वर्ष। और खेमा क्या है, बाल श्रमिक है। खेमा की लंबाई कितनी थी, तो 3.5 फीट। चलिए आगे की पॉइंट को देखते हैं। खेमा जब अपने मालिक कसारा से चप्पल मांगा तो मालिक गुस्से में कहा, अभी रख दूंगा चप्पल सिर पर। दोस्तों खेमा जब अपने मालिक से चप्पल मांगा तो मालिक ने कहा, अभी रख दूंगा सिर पर चप्पल, बड़ा आया चप्पल पहनने वाला, चल जा अपनी काम कर, ऐसे बोला था दोस्त। आगे की पॉइंट को देखते हैं। आगे की पॉइंट आपके सामने मतलब दिख रहा है कि खेमा को स्कूल जाने का शौक था, लेकिन उसके पिता नहीं जाने देते थे। खेमा को स्कूल जाने का शौक था, लेकिन उसके पिता नहीं जाने देते थे और उन्हें कसारा के होटल में रख दिया गया था कुछ पैसों की लालच में। खेमा को कसारा के चंगुल से बचाया। दोस्तों खेमा को कसारा के चंगुल से बचाया कौन, तो लेखक ने बचाया। दोस्त किसने बचाया, तो लेखक ने बचाया था। खेमा को कसारा के चंगुल से किसने बचाया, लेखक ने बचाया और खेमा का नामांकन करवा दिया। तो दोस्तों यहाँ से आपका ये हो गया। दोस्तों अभी हम देख लिए चैप्टर 16 से जो भी बेसिक पॉइंट थे वो हम आपको बता दिए, साथ साथ में लेक्चर भी सुना दिए, ताकि आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों क्लियर हो जाए। दोस्तों आप हमारी बातों पे ध्यान दीजिएगा, जो हम बात बोलते हैं, बाकी पॉइंट को कॉपी में नोट कीजिएगा। चलिए अब देखते हैं 17वां चैप्टर। समय बहुत कम है आपके पास भी और हमारे पास भी। हम चाहते हैं कि कम समय में आपको जितने भी चैप्टर हैं सभी का बेसिक पॉइंट बता दे, लेकिन क्या करें, मजबूरी में थोड़ा थोड़ा समझाना पड़ जाता है, नहीं तो आप कहेंगे समझाते नहीं हैं सर। चलिए देखते हैं, आपके पास जो 17वां चैप्टर है उसका नाम है खुशबू रचते हैं हाथ। खुशबू रचते हैं हाथ। बस इसमें कुछ ही पॉइंट हैं। ये कविता है दोस्त, कविता से ऑब्जेक्टिव क्या पूछेंगे, बस बीच का कोई वर्ड, कठिन वाला वर्ड उठा के उसका अर्थ पूछ सकते हैं आपसे, या फिर कविता का कोई लाइन दे देंगे, पूछेंगे ये किस कवि मतलब किस पाठ से लिया गया है, और क्या पूछेंगे। तो दोस्तों फिर भी हम कोशिश करते हैं कि जो भी पॉइंट बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव में उन्हें उठाकर यहाँ पे रखे हैं। दोस्त पहला पॉइंट ये है कि खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, इसके लेखक कौन हैं, अरुण कमल हैं। आगे है विद्या, विद्या का नाम क्या है, तो दोस्तों कविता है। खुशबू रचते हैं हाथ का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो श्रम की महत्ता को प्रतिपादित करना। दोस्तों खुशबू रचते हैं हाथ का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो दोस्तों ये हाथ में इतना दम है, इस हाथ में इतना दम है कि हम अपने मेहनत से सूरज जो है ना, सूरज के पास पहुंच सकते हैं, चांद के पास पहुंच सकते हैं, ज़मीन आसमान को एक कर सकते हैं। दोस्त बस मेहनत करना पड़ेगा दोस्त, इसका अर्थ यही है, खुशबू रचते हैं हाथ। आगे हैं कि सफलता का राज है। दोस्तों सफलता का राज क्या है, तो श्रम है। सफलता का राज क्या है, श्रम यानी मेहनत है दोस्त। आगे है कि खुशबू रचते हैं हाथ का अर्थ है श्रम से कठोर हाथ। दोस्तों खुशबू रचते हैं हाथ का अर्थ है कि श्रम से कठोर हाथ। दोस्तों ये हाथ से इतना मेहनत किया जाए, इतना मेहनत किया जाए कि हाथ क्या हो, लोहा बन जाए। और ये लोहा जब बनेगा ना दोस्त,
तो आप जिस भी मंजिल की तरफ मेहनत किए हैं, जिस मंजिल को पाने के लिए आप मेहनत किए हैं, वो मंजिल बस आपके करीब नज़र आएगा और आपको जल्द से जल्द वो मिल जाएगा। लेकिन शर्त ये है कि आपको अपनी हाथों से कड़ी मेहनत करनी होगी दोस्त। उठा लीजिए पेन और कलम, लग जाइए दिन और रात को एक कर दीजिए और आप बन जाइए टॉपर एग्जाम में। चलिए आगे की पॉइंट को देखने का प्रयास करते हैं दोस्तों कि सफलता की जननी है। सफलता की जननी क्या है? तो दोस्तों श्रम है, यानी मेहनत है। मेहनत कीजिएगा तो आपको सफलता मिलेगा, मेहनत नहीं कीजिएगा तो सफलता नहीं मिलेगा। खासकर दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि अभी आपके पास जो भी समय है उन समय को इस प्रकार से व्यतीत कीजिए, इस प्रकार से व्यतीत कीजिए कि आपको ऐसा ना लगे कि काश थोड़ा सा पहले पढ़ लेते। दोस्तों ऐसा बोलने का मौका नहीं रखिएगा। अभी इस कदर तैयारी कीजिए कि एग्ज़ाम में बैठने के बाद आपको लगे हाँ मेहनत किए थे तो फल मिला, ना कि एग्ज़ाम में रोने लगिएगा दोस्त। आगे की पॉइंट को देखने का प्रयास करते हैं। चैप्टर 17 का जो भी बेसिक पॉइंट था वो हम आपको बता दिए। अब देखते हैं चैप्टर 18। दोस्तों चैप्टर 18 है हौसले की उड़ान। दोस्तों चैप्टर 18 जो है आपके सामने वो है हौसले की उड़ान। देखेंगे हौसले की उड़ान से क्या क्या बेसिक पॉइंट बनते हैं, जहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्ज़ाम में। पहला पॉइंट है लेखक। दोस्तों हौसले की उड़ान का जो लेखक है वो है पापू बिसा। आगे है विद्या। विद्या का नाम क्या है? जीवन संघर्ष। आगे है बिहार की बेटियां। बिहार की बेटियां क्या है? तो दोस्तों असाधारण प्रतिभा की धनी है। दोस्तों बिहार की जो बेटियां हैं वो असाधारण प्रतिभा की धनी है। बोले तो दोस्तों बिहार की जो बेटियां हैं ना वो सिर्फ लाज और शर्म जिसे कहते हैं उन्हीं के चलते ये पर्दा में है। और कहा जाता है कि जो लड़की है वो कुछ नहीं कर सकती है, लेकिन लड़कियां बहुत कुछ कर सकती है। दोस्तों इसी के बारे में इस जो चैप्टर है जीवन संघर्ष में बेटियों के बारे में ही चर्चा किया गया है। कुछ 2-3 लड़कियां हैं जिसके बारे में इसमें दिया गया है स्पष्ट रूप से कि ये वो लड़की हैं जिन्हें घर में बंद कर दिया जाता था। जब स्कूल ये जाना चाहती थी तो इसे घर में बंद कर देता था कि लड़कियां स्कूल जाके क्या करेगी, लेकिन वो लड़कियां फाटक तोड़ कर स्कूल जाती थी और वहाँ जाके पढ़ती थी और ज़िले में अपना मम्मी पापा का नाम रोशन किया। यहाँ तक कि राज्य स्तर पर और राष्ट्र स्तर पर भी अपने मम्मी पापा का नाम रोशन किया। दोस्तों इन्हीं सभी बातों के बारे में इसमें चर्चा करेंगे हम लोग। दोस्तों आपको नज़र आ रहा है कि इनमें से जो बिहार की बेटियां हैं उनमें सबसे पहला नाम आता है सोनी का। दोस्तों सोनी जो कि जिला कैमूर की रहने वाली है। पिता का नाम विष्णु शंकर तिवारी है। एथलेटिक्स प्रतियोगिता 400 मीटर एवं 1600 मीटर की दौड़ में जिला में प्रथम स्थान, राज्य में प्रथम स्थान एवं राष्ट्रीय स्तर में चौथा स्थान प्राप्त की। दोस्तों ये जो सोनी है वो बिहार की बेटी है और इन्हें पढ़ने पर रुकावट डाला जाता था कि लड़कियां पढ़कर क्या करेगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये लड़कियां पढ़कर क्या क्या कर ली है। आगे की पॉइंट को देखने का प्रयास करते हैं दोस्त। आगे आपके सामने है गुड़िया। दोस्तों गुड़िया आप यहाँ से देख सकते हैं कि सोनी क्या क्या की और आगे है गुड़िया। दोस्तों गुड़िया जो कि जिला रोहतास की है। पिता मोहम्मद आसीन। उसके बाद अपने माता पिता को घर में बंद करके स्कूल में नामांकन करवा ली थी। दोस्तों जो गुड़िया है इन्हें पढ़ने पर रुकावट दिया जाता था कि लड़की पढ़कर क्या करेगी। दोस्तों इन्होंने क्या किया, अपने मम्मी पापा को ही घर में बंद करके स्कूल में नामांकन करवा लिया। गुड़िया के बाद एक लड़की और है जिसका नाम है कदम। दोस्तों गुड़िया के बाद एक लड़की और है जिसका नाम है क्या? कदम। ये सभी बिहार की बेटियां हैं दोस्त। कदम जो कि जिला मुंगेर बख्तियारपुर में बिलोंग करती है, जिला मुंगेर से, और शहर बख्तियारपुर से बिलोंग करती है। कदम बच्चों से काम लेने वाले ठेकेदार के खिलाफ आंदोलन की और काम को बंद करवाया।
दोस्तों ये जो कदम है, कदम नाम की लड़की है जो कि मुंगेर की रहने वाली है, इन्होंने बच्चों से काम लेने वाले ठेकेदारों के खिलाफ आंदोलन की और काम को बंद करवाया। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि लड़कियां सब कुछ कर सकती है। आगे की पॉइंट को देखने का प्रयास करते हैं दोस्त। आप देख सकते हैं आगे की मतलब जो एक लड़की और है जो कि बिहार की बेटियां है दोस्तों, ये है जैनब खानम। जैनब खानम जो कि जिला शिवहर में रहने वाली है और इसके दादा जो कि 94 वर्ष के हैं, मोहम्मद अब्दुल रहमान। दोस्तों इनके दादा जिसकी उम्र 94 वर्ष हैं, जिसका नाम है मोहम्मद अब्दुल रहमान, इसके पिता मंसूर खान, पिता कौन है? मंसूर खान, और माता का नाम है फूल बीबी। उसके बाद है वो मतलब ये जो है जैनब खानम, तीसरी कक्षा के बाद स्कूल जाना बंद करवा दिया। जैनब खान जो लड़की है, जैनब खानम जो एक लड़की है, बिहार की बेटी है, इनके पिता मंसूर खान और माता फूल बीबी और दादा अब्दुल रहमान, इन्होंने इस जैनब खान की पढ़ाई तीसरी कक्षा में ही बंद कर दी। दोस्तों कितनी दुख की बात है कि लड़कियां नहीं पढ़ेगी। चलिए अब आगे की पॉइंट को देखते हैं। दोस्तों अब आपके सामने आ चुका है मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम है जननायक कर्पूरी ठाकुर। दोस्तों जननायक कर्पूरी ठाकुर से बहुत सारा क्वेश्चन, डेट वाले क्वेश्चन हैं दोस्तों, ईस्वी वाले क्वेश्चन हैं, जहां पे बच्चे को कन्फ्यूजन रहता है। तो दोस्तों आ चुके हैं हम आपके सारे कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए। दोस्तों यहाँ पे जो भी डेट आपके सामने हम देंगे वो रियल होंगे दोस्तों, वो मतलब 100% सही होंगे, उसमें कोई भी डाउट मतलब 0% डाउट भी नहीं हो सकता है। दोस्तों आप इसके जो भी पॉइंट हैं उसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ जो भी पॉइंट आपको बताया जाएगा वो टू द पॉइंट होगा और 100% राइट होगा। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जननायक कर्पूरी ठाकुर, इसके लेखक कौन हैं? दोस्तों इसके लेखक हैं पापू बी सह, इसके लेखक हैं पाठ्य पुस्तक विकास समिति। दोस्तों विद्या का नाम क्या है? दोस्तों विद्या का नाम है जीवनी। दोस्तों क्या है? जननायक कर्पूरी ठाकुर की जीवनी को बताया गया है इस चैप्टर में। तो दोस्तों जीवनी, किसी भी व्यक्ति के जीवनी को जानने के लिए उसका शुरू से लेकर के अंत तक मतलब समझना पड़ता है कि जन्म कब हुआ, वो बीच में क्या क्या किए, कब क्या किए, और मृत्यु कब हुआ, लास्ट में बताया जाता है। दोस्तों उसी तरह से हम इसमें पॉइंट को नोट किए हैं, तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं। पहला है कि जन्म। दोस्तों ये जो जननायक कर्पूरी ठाकुर है, इसका जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों 24 जनवरी 1921 को इसका जन्म होता है समस्तीपुर बिहार में। दोस्तों समस्तीपुर बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर का जन्म होता है 24 जनवरी 1921 को। चलिए आगे की पॉइंट को देखने का प्रयास करते हैं। दोस्तों वो सभी पॉइंट है इसमें जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे है कि इसके पिता, दोस्तों इसके पिता का नाम क्या है? गोकुल ठाकुर इसके पिता का नाम है। माता का नाम क्या है? दोस्तों राम दुलारी देवी इसके माता का नाम है। किसके? जननायक कर्पूरी ठाकुर के। आगे है बचपन बीता। दोस्तों जननायक कर्पूरी ठाकुर का बचपन कैसे बीता? तो दोस्तों खेल कूद एवं पशु चराने में, साथ में गीत गाने में। दोस्तों जननायक कर्पूरी ठाकुर का जो बचपन बीता वो खेल कूद में, पशु को चराने में, और जब पशु को चराने जाते थे तो उसी समय ये गीत वगैरह गाया करते थे, और इसे शौक था डफली बजाने का, जो कि विधायक बनने के बाद भी शौक बना रहा। दोस्तों पॉइंट नोट कीजिएगा। विद्या आरंभ, यानी ये पढ़ना लिखना कब से शुरू किया? दोस्तों 6 वर्ष की उम्र में इन्होंने पढ़ाई शुरू की। 6 वर्ष की उम्र में, यानी 1927 में। जन्म 1921 में हुआ और 6 वर्ष बाद 1927 में इन्होंने मतलब पढ़ाई की शुरुआत की। आगे की पॉइंट को देखने का प्रयास करते हैं। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं इन्होंने मैट्रिक पास की। दोस्तों मैट्रिक पास कब की? 1940 में। दोस्तों इन्होंने पढ़ाई की शुरुआत की थी 6 वर्ष की उम्र में, यानी 1927 में। 1927 में शुरुआत की और मैट्रिक पास इन्होंने की 1940 में। 1940 में इन्होंने मैट्रिक पास की। आगे
मतलब इंटर की पढ़ाई के लिए 50 से 60 किलोमीटर दूर दरभंगा में नामांकन करवाया। दोस्तों मैट्रिक पास करने के बाद हर स्टूडेंट इंटर करता है। इंटर में कोई मतलब साइंस से करता है, कोई आर्ट्स से करता है, तो कोई कॉमर्स से करता है। जो आर्ट्स से करता है उसे IA कहते हैं, यानी इंटर आर्ट्स। जो साइंस से करता है उसे ISC यानी इंटर साइंस कहा जाता है। जो कॉमर्स से करता है उसे ICOM कहा जाता है, यानी इंटर कॉमर्स कहा जाता है। दोस्तों उसी तरह से जो आपके जननायक कर्पूरी ठाकुर हैं, इन्होंने IA पास की। दोस्तों पहले तो इन्होंने मैट्रिक पास की। मैट्रिक पास करने के बाद 40 से 50-60 किलोमीटर दूर दरभंगा कॉलेज में अपना नाम लिखाया इंटर की तैयारी करने के लिए। और ये रोज़ 50 से 60 किलोमीटर रोज़ पैदल चलकर और रास्ते में कुछ दूरी ट्रेन से चलकर दरभंगा कॉलेज जाते थे और वहाँ पे अपनी पढ़ाई करते थे। और ये लगातार 2 साल तक किए। तब जाकर 1942 में IA यानी इंटर आर्ट्स, यानी इन्होंने आर्ट्स से इंटर की। और कब की? 1942 में। आपको पता है कि 2 साल में इंटर होता है। तो 40 में मैट्रिक पास किया, 1942 में इन्होंने इंटर पास की। इसे शौक़ था डफली बजाने का। हम आपको बताए थे कि इन्हें शौक़ था डफली बजाने का, जो कि विधायक बनने के बाद भी इसका शौक़ बना रहा। बचपन में ये पशु को चराते थे और ग्रामीण गीतों को गाते थे। आगे की पॉइंट को देखते हैं। दोस्तों आगे की पॉइंट आप देख सकते हैं कि अगस्त क्रांति में भाग लिया। दोस्तों 1940 में बेचारा मैट्रिक किया, 1942 में इन्होंने इंटर किया। और 1942 में जो इंटर किया उसी समय 1942 में अगस्त क्रांति हुई थी। 1942 में अगस्त क्रांति हुई थी। बेचारा आगे की पढ़ाई को छोड़ दिया और अगस्त क्रांति में भाग ले लिया। दोस्तों अगस्त क्रांति में भाग लिया 1942 में, पढ़ाई छोड़ी 1942। जयप्रकाश नारायण के आज़ाद दस्ता के सदस्य बन गए। जयप्रकाश नारायण का एक दास्ता था जिसका नाम था आज़ाद दस्ता, उसी में ये शामिल हो गया और देश के लिए अपनी जान निछावर करने लगा, यानी देश के मतलब सामाजिक सेवा करने लगा और अपनी पढ़ाई को त्याग दिया। आगे है प्रधानाध्यापक की नौकरी की। इसी बीच में जब आर्थिक स्थिति सताने लगा इन्हें, तो इन्होंने प्रधानाध्यापक की नौकरी की 30 रुपये में। दोस्तों मात्र 30 रुपये में गांव के ही स्कूल में प्रधानाध्यापक की नौकरी की। आगे की पॉइंट को देखने का प्रयास करते हैं। दोस्तों अगला पॉइंट है कि जेल गए। दोस्तों ये जेल भी गए थे अगस्त क्रांति के कारण, जो कि हुआ था आपका कब? 1942 में। जेल गए 23 अक्टूबर 1943 को। दरभंगा जेल में कुछ दिनों तक रहा और फिर भागलपुर जेल में कुछ दिनों तक रहा। दोस्तों जेल जो गए थे पहली बार वो 23 अक्टूबर 1943 को दरभंगा जेल गए थे। दरभंगा जेल में रहने के बाद कुछ दिन फिर भागलपुर जेल में रहे थे। दोस्तों पहले दरभंगा फिर भागलपुर। प्रथम आम चुनाव हुआ। दोस्तों प्रथम आम चुनाव हुआ था 1952 में। प्रथम आम चुनाव 1952 में हुआ था और इसी में इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। आगे की पॉइंट को देखते हैं। विधायक बने। दोस्तों विधायक कब बने? तो 1952 में विधायक बने और 1952 से 1988 तक विधानसभा में शामिल रहे। और आगे इसका जो देहांत है वो भी होता है और ये बीच बीच में मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री भी बने हैं। उन सभी पॉइंट को देखने का प्रयास करते हैं। दोस्तों आप यहाँ से देख सकते हैं कि मतलब ये जननायक कर्पूरी ठाकुर जो हैं वो उप मुख्यमंत्री बने। दोस्तों उप मुख्यमंत्री बने एक बार। उप मुख्यमंत्री कितने बार बने? एक बार बने। कब बने? 1967 में बने। और मुख्यमंत्री बने 2 बार। मुख्यमंत्री कितने बार बने? 2 बार। 1970 में पहली बार और फिर 1977 में, यानी 1970 एवं 1977 में मुख्यमंत्री 2 बार बने। और उप मुख्यमंत्री कब बने? तो उप मुख्यमंत्री बने 1967 में, बस एक बार। आपको बता दें कि ये जो जननायक कर्पूरी ठाकुर हैं ये 1952 से लेकर के 1988 तक विधानसभा में शामिल रहे थे। आगे की पॉइंट को देखते हैं। आगे की पॉइंट है कि नेता के पद से हटाया गया। इन्हें नेता के पद से हटा दिया गया 12 अगस्त 1987 को। 12 अगस्त 1987 को इन्हें नेता के पद से हटा दिया गया। इसी सदमा के कारण निधन हुआ 17 फरवरी
1988 को निधन हुआ इनका। 17 फरवरी 1988 को। किसके कारण? तो हृदयघात के कारण, जिसे हार्ट अटैक कहते हैं। हृदयघात के कारण 17 फरवरी 1988 को इसका निधन हो गया। किसका? जननायक कर्पूरी ठाकुर का। तो दोस्तों इनका बेसिक पॉइंट ये था। चलिए अब देखते हैं आगे 20वां चैप्टर। दोस्तों 20वां चैप्टर आपके सामने है झांसी की रानी। दोस्तों झांसी की रानी आप पढ़े होंगे, तो दोस्तों इसका पॉइंट को धराधर देखते हैं। झांसी की रानी, दोस्तों इसके लेखक कौन हैं? लेखक हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। झांसी की रानी के लेखक कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। विद्या का नाम क्या है? कविता है। झांसी की रानी किसे कहते थे? लक्ष्मीबाई को कहते थे। दोस्तों समय बहुत ही कम है और हम आपको बता दें कि समय बहुत ही ज़्यादा हो गया है। हम धराधर आपको क्वेश्चन बताने का प्रयास करते हैं। दोस्तों बचपन का नाम था लक्ष्मीबाई। शौक था, यानी झांसी की रानी बोले तो लक्ष्मीबाई का जो शौक था वो था शिकार करना, सेना को घेरना, ये सब शौक था। लक्ष्मीबाई का विवाह किससे हुआ, यानी शादी किससे हुआ? तो झांसी के महाराजा से हुआ, जो कि बिना संतान के ही मर गए थे। बचपन बीता युद्ध कौशल अभ्यास में, यानी झांसी की रानी बोले तो लक्ष्मीबाई का जो बचपन है वो किस में बीता? तो युद्ध कौशल अभ्यास में, यानी युद्ध वगैरह सीखने में। आगे है लक्ष्मीबाई विरोध की थी अंग्रेजों का 1857 में। आगे की पॉइंट को देखने का प्रयास करते हैं दोस्तों कि लक्ष्मीबाई विरोध की थी अंग्रेजों का 1857 में। सिपाही विद्रोह हुआ था 1857 में। कानपुर के नाना की बहन लक्ष्मीबाई कहलाती थी। मृत्यु के बाद लक्ष्मीबाई की उम्र कितनी थी? 23 साल थी। मृत्यु के समय लक्ष्मीबाई का जो उम्र थी वो 23 वर्ष थी। भारत को बूढ़ा कहा गया क्योंकि भारत का इतिहास प्राचीन है। भारत को बूढ़ा कहा गया क्योंकि भारत का इतिहास प्राचीन है। चलिए आगे की पॉइंट को देखने का प्रयास करते हैं। दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं कि लक्ष्मीबाई ने हराया था सिंधिया को, ग्वालियर के राजा को। लक्ष्मीबाई ने हराया था सिंधिया को, ग्वालियर के राजा को। आगे है स्वाधीनता संग्राम हुआ। स्वाधीनता संग्राम बोले या सिपाही विद्रोह बोले, ये हुआ था 1857। आगे है रानी लक्ष्मीबाई अवतार थी दुर्गा की। रानी लक्ष्मीबाई अवतार थी दुर्गा की। और पुरानी तलवार चमक उठी थी सन 57 में। मोस्ट इंपोर्टेंट VVI क्वेश्चन है दोस्त, ये पूछता है पुरानी तलवार चमक उठी थी सन 57 में। दोस्तों यहाँ से झांसी की रानी खत्म। अब देखते हैं 21वां चैप्टर क्या है। दोस्तों 21वां चैप्टर आपके सामने है। लेखक मतलब 21वां चैप्टर का जो नाम है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है। तो दोस्तों 21वां चैप्टर का नाम है चिकित्सा का चक्कर। दोस्तों चिकित्सा का चक्कर, इसके लेखक हैं वैद्य बनारसी। विद्या का नाम है दोस्तों, विद्या का नाम क्या है? तो दोस्तों विद्या का नाम है हास्य व्यंग है, यानी चिकित्सा का चक्कर का लेखक हो गया वैद्य बनारसी और विद्या का नाम हो गया हास्य व्यंग। उसके बाद लेखक लखनऊ गया था बेहतर चिकित्सा के लिए। लेखक लखनऊ गया था बेहतर चिकित्सा के लिए। आगे है लेखक क्या था दोस्तों? लेखक बीमार था। आगे की पॉइंट को देखने का प्रयास करते हैं। दोस्तों आप यहाँ ध्यान से देखिएगा कि जो लेखक हैं इन्हें बीमार पड़ने की इच्छा होती है। लेखक को पेट में दर्द हुआ था 3 बजे नाभिक के नीचे। लेखक को पेट में दर्द हुआ था 3 बजे भोर में नाभिक के नीचे। लेखक को बीमार होने की इच्छा थी। लेखक को बीमार होने की इच्छा थी। आगे है लेखक बीमार लेखक बीमार क्यों पड़े? दोस्तों काम करते करते थक गए थे। दोस्तों लेखक बीमार क्यों पड़े? काम करते करते थक गए थे। और रात में आकर घर में जो है 12 पूड़ी, 6 रसगुल्ले और आधा पाव मलाई खाकर सो गए थे। और सुबह 3 बजे भोर में नाभिक के नीचे दर्द हुआ। वहीं से इसकी कहानी स्टार्ट होती है। आगे है लेखक की उम्र 35 वर्ष होंगे। लेखक की जो उम्र हैं वो 35 वर्ष हैं और जो ये हैं हट्टा कट्ठा आदमी थे। आगे की पॉइंट को देखने का प्रयास करते हैं। दोस्तों आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो लेखक ने खाया था 12 पूड़ी, 6 रसगुल्ला,
आधा पाव मलाई। नोट कीजिएगा इस पॉइंट को। लेखक ने खाया था 12 पूड़ी 6 रसगुल्ला आधा पाव मलाई। चूहानाथ कातरजी थे। चूहानाथ कातरजी क्या थे? तो डॉक्टर थे। और डॉक्टर की फीस बढ़ती है रात में। डॉक्टर की फीस बढ़ जाती है कब? तो रात में। आगे है, लेखक को पेट में दर्द का कारण था गरिष्ठ खाना। लेखक को पेट में दर्द का कारण था गरिष्ठ खाना, यानी उल्टा पुल्टा खा लेना। जैसे कि आपको पता है 12 पूड़ी 6 रसगुल्ला और आधा पाव मलाई खाने के बाद क्या होगा उसके साथ। तो दोस्तों ये रहा इससे। अब देखते हैं अगला मतलब आगे वाला चैप्टर क्या है। दोस्तों अगला चैप्टर है आपके सामने सुदामा। सुदामा चरित्र। सुदामा चरित्र अगला चैप्टर है, जो कि मतलब इसके लेखक हैं नरोत्तम दास। जो कि नरोत्तम दास क्या हैं? तो कवि हैं। नरोत्तम दास क्या हैं? कवि हैं। और विद्या का नाम क्या है दोस्तों? कविता है। सुदामा चरित्र क्या है? कविता है। सुदामा भिक्षा मांगकर भोजन करते थे। दोस्तों सुदामा के जो मित्र हैं वो हैं कृष्ण। दोस्तों हम अब आपको सिर्फ पॉइंट बताएंगे, समझाते हैं तो थोड़ा समय लग जाता है और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आगे देखते हैं। दृढ़ता पर क्षोभ था सुदामा के पत्नी को। दृढ़ता पर क्षोभ था सुदामा के पत्नी को। आगे की पॉइंट को देखने का प्रयास करते हैं। दोस्तों आगे का पॉइंट है कि सुदामा कृष्ण के यहाँ आया। सुदामा कृष्ण के यहाँ आया था 1.25 सेर चावल लेकर। 1.25 सेर चावल लेकर। सुदामा चरित्र क्या है? तो सुदामा चरित्र जो है वो वज्र भाषा में है, मतलब वर्ज भाषा में लिखी गई है। सुदामा कृष्ण मित्र थे, यानी बाल शाखा थे। सुदामा कृष्ण मित्र थे, यानी बाल शाखा थे। सुदामा के पैर धुले कृष्ण के आंसू से। सुदामा के पैर किससे धुल गए? दोस्तों कृष्ण के आंसू से। दोस्तों ये सुदामा चरित्र जो है ये कविता है। आपको ये कविता पढ़ना होगा, तब जाके मतलब आपका क्वेश्चन बनेगा ऑब्जेक्टिव। आपको मतलब कोई भी लाइन उठाकर दे देगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। हम प्रयास किए हैं कि मतलब इस कविता से जो जो पॉइंट पूछ सकते हैं उस पॉइंट को हम यहाँ पे लिख दिए हैं। दोस्तों यदि आप इस कविता को नहीं भी पढ़ेंगे, जो पॉइंट हम यहाँ पे लिखे इसे एक बार देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। दोस्तों कविता से ऑब्जेक्टिव जल्दी कोई नहीं बताता है, लेकिन हम कविता से भी ऑब्जेक्टिव खींच के निकाल लेते हैं। चलिए देखते हैं आगे की पॉइंट को कि सुदामा कृष्ण से मिलने द्वारिका गए थे। सुदामा जो है वो कृष्ण से मिलने द्वारिका गए थे 1.25 सेर चावल लेकर। चलिए आगे की पॉइंट को देखने का प्रयास करते हैं। दोस्तों कि कटक शब्द का अर्थ क्या होता है? तो कांटा होता है। कटक शब्द का अर्थ क्या होता है? कांटा। यहाँ से हुआ सुदामा चरित्र का मतलब खल्लास। अब देखते हैं लास्ट चैप्टर। दोस्तों अब आपके सामने है लास्ट चैप्टर, जिसका नाम क्या है? राह भटके हिरन के बच्चे को। राह भटके हिरन के बच्चे को। दोस्तों कवि जब जंगल में जाता है घूमने, तो वहाँ पे देखता है कि एक हिरन का बच्चा अपने माँ से बिछड़ गया है, बिछड़ कर पहाड़ पर रो रहा है। और कवि उसके बारे में एक कविता लिखते हैं, जो कविता ये है कि राह भटके हिरन के बच्चे को। पहला पॉइंट, इसके लेखक कौन हैं? तो लेखक हैं डॉक्टर नी वियतनाम। डॉक्टर नी वियतनाम। उसके बाद विद्या क्या है? दोस्तों कविता है। और ये कविता कैसा है? तो अत्यंत मार्मिक है, यानी ममता से भरा हुआ एक कविता है। एक बच्चा जब अपने माँ से बिछड़ जाता है तो उस बच्चा के मन में क्या क्या गुजरता है उसके अंदर, इन बातों को लेखक अपनी शब्दों में बयां करते हैं कविता के माध्यम से। आगे है कि हिरन के बच्चे के लिए दुखी है कौन? तो कवि। यानी हिरन के बच्चे के लिए दुखी है कवि। जब कवि देखते हैं हिरन के बच्चे को कि पहाड़ पर रो रहा है अपने माँ से बिछड़कर, तो मतलब दुखी में आ जाते हैं कवि। और कवि दुखी में आकर उन हिरन के बच्चों के लिए एक कविता लिखते हैं, जो इसमें है। आगे देखते हैं। दोस्तों आगे आप देख सकते हैं कि जाड़े में पहाड़ पर रो रहा था। जाड़े में पहाड़ पर रो रहा था हिरन का बच्चा। आगे है राह भटक गया हिरन का बच्चा माँ से, यानी माँ से बिछड़ गया था हिरन, मतलब राह भटक गया कौन? तो हिरन का बच्चा। बोले तो माँ से बिछड़ गया था। वेदना का अर्थ क्या होता है? दोस्तों वेदना का अर्थ होता है दुख पीड़ा। वेदना का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो वेदना का अर्थ होता है दुख पीड़ा।
जो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। बस यहाँ से ये राह भटक गए हिरन, मतलब राह भट क्या नाम है इसका, कि राह भटके हिरन के बच्चे को, बहुत ही मार्मिक कविता है, इनके बारे में लेखक बताए थे। तो दोस्तों आप इन कविता को एक बार पढ़ लीजिएगा, और आपके पास समय नहीं है तो छोड़ दीजिए। बस यहाँ जो पॉइंट हम बताए हैं, बस इस पॉइंट को एक बार आप नोट कर लीजिए अपने कॉपी में और इन्हें याद कर लीजिए। दोस्तों यहाँ से आपका जो नन हिंदी है वो हुआ खल्लास। बहुत बड़ा टेंशन था दोस्त मेरे लिए कि किसी भी प्रकार आपके लिए वीडियो बना दे। दोस्तों आप इस वीडियो को एक बार शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कमेंट भी कीजिएगा। बहुत मेहनत लगता है, आपके कमेंट और शेयर लाइक करने से कुछ नहीं जाता, कर देंगे तो हमें थोड़ा सा हौसला मिलेगा, यानी हौसला बढ़ेगा, ताकि हम एक नया वीडियो फिर से आपके लिए बनाएं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आपको किस चैप्टर पे, किस टॉपिक पे, किस विषय का चाहिए, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं दोस्त, कमेंट कीजिए। आदमी मतलब व्यूज तो बहुत जाते हैं, लेकिन अगर सब कोई कमेंट करेंगे तो हम मतलब मेरा जो है ना, मतलब जो होता है ना मोटिवेट, हम मोटिवेट हो जाएंगे कि चलो भाई। तो दोस्तों आपको जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, समय है अभी जो भी 10 दिन, उस 10 दिन के अंदर में आपको वो वीडियो दिया जाएगा। तो दोस्तों आप एक बार कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। दोस्ती तो हजारों से किया, लेकिन मुसीबत में कोई साथ नहीं दिया। तो सुन, अब कर ले इन किताबों से दोस्ती, कोई तेरा साथ दे या ना दे, ये किताबें हमेशा तुम्हारी साथ देगी। एग्जाम हो या कोई मुसीबत।